हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतार किंगरानी। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है, वसाइल होते हैं, लेकिन वो कोई भी ख्वाब नहीं देखते। दूसरे वो जिनके पास वसाइल बहुत कम होते हैं और कभी-कभी तो उनके पास वसाइल होते ही नहीं है, लेकिन वो ख्वाब ज़रूर देखते हैं और अपनी जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश और लगन से वो अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप में तब्दील करते हैं। ऐसे ही किस्म का आदमी जापान में पैदा हुआ था। जापान के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो शख्स कौन था और उन्होंने अपनी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद से कैसे एक गरीब बच्चे से बिलियनर कंपनी के मालिक बने। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ। जी, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ख्वाबों को हकीकत में बदलने की जुरात करते हैं। उनके दिल में अज़म, दिमाग में तख्लीकी ख़यालात और जिस्म में अनथक मेहनत की ताकत होती है। सुचेरे होंडा उन ही लोगों में से एक थे जिन्होंने जद्दोजहद मेहनत से होंडा को एक आलमी ब्रांड में तब्दील किया। ये कहानी न सिर्फ एक शख्स की है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो मुश्किलात देखकर अपने ख्वाबों की ताबीर देने से पीछे हटते हैं। सोचेरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव कोम्यो में पैदा हुए। ये गांव जापान के पहाड़ी इलाकों में वाक़ था, जहां तरक्की के आसार कम ही नजर आते। उनके वालिद जियो होंडा साइकिल मैकेनिक थे और गांव में साइकिल की मरम्मत का काम करते थे। उनकी वालदा कात्सो एक घरेलू खातून थी जो कपड़े बुनकर अपने बच्चों की मदद करती थी, माली मदद करती थी। दोस्तों, होंडा एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उनके ख्वाब आसमान जितने बड़े थे। बचपन में ही वो अक्सर अपने वालिद की दुकान में आलात के साथ खेलते थे। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, टॉयज से खेलते थे, लेकिन सुचेरो होंडा अपने वालिद के साइकिल दुकान में साइकिल के उन आलात से खेलते थे। उनके दिल में हमेशा मशीनों के लिए एक ख़ास मोहब्बत थी। एक दिन जब उनके वालिद ने एक पुरानी साइकिल को ठीक किया तो होंडा ने पहली बार एक मशीन को हरकत करते हुए देखा और ये नज़ारा उनकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। सोचेरो होंडा ने अपनी इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल से हासिल की, लेकिन वो हमेशा पढ़ाई से ज़्यादा अमली चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे। वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहते थे और अपने वालिद की दुकान में वक्त गुजारते थे। उनके उस रवैये को देखकर गांव के लोग अक्सर उन्हें नापसंद करते थे और नापसंदा नज़रों से उसे देखते थे, लेकिन उनके वालिद ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की। होंडा बहुत समझदार लड़का था। उसे बचपन में ही अपने खानदान के मुआशी हालात का इतराक था। इसलिए जब होंडा 15 साल के हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अपने गांव को छोड़कर टोक्यो चले गए। उनके पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही वहाँ कोई उनकी जान पहचान वाला था, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो अपने खानदान और अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत, कोशिश और जिद्दत से, बल्कि जद्दोजहद से वो उन्हें तब्दील करेंगे। जैसे कैसे करके वो टोक्यो पहुंच गए और टोक्यो में उन्होंने आर्ट शोकाई नामी एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। ये उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने वहाँ एक छोटे मावन के तौर पर रखा गया और उन्होंने वहाँ एक छोटे मावन के तौर पर ही काम किया, जहाँ वो सफाई से लेकर छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन सोचेरो होंडा ने कभी हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करते और जब सारे लोग सो जाते तो वो वर्कशॉप में उन आलात के साथ नित नए तजुर्बात करते थे, जैसे वो चीज़ें सीख सके, बल्कि जल्दी वो चीज़ें सीख सके और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके, अपने ख़ानदान की माली मावनत कर सके, उनकी मदद कर सके और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सके। ऐसे ही थोड़े ही अरसे में वो गाड़ियों का काम सीखे और वो गाड़ियों की मशीनरी बनाने में लग गए। वो जो गाड़ियाँ आती थी वहाँ उनकी मरम्मत करते थे, लेकिन उसके ज़हन में ये ज़रूर था कि
اس کام سے وہ نہ تو اپنے خاندان کے حالات بدل سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے نہ صرف وہ اپنی خاندان کے مالی معاونت کر سکے، ان کی لائف بہتر کر سکے اور اپنی زندگی کو بھی وہ بہتر کر سکے۔ ایسے میں ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی کمپنی بنائی جائے جس سے چیزیں بنائی جائے اور اس سے اچھا خاصا منافع بھی حاصل کیا جائے۔ کیونکہ یہ بہت غریب خاندان کا بچہ تھا تو ان کے پاس وسائل بہت کم تھے اور نہ ہی ان کے پاس دوسری کوئی ایسی سپورٹ تھی۔ تو جیسے کر کے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کمپنی بنانی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی اس جاب کو یا اس نوکری کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب نئی کمپنی بنائیں گے۔ نہ ان کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے، نہ ہی ان کے پاس افرادی قوت تھی، پھر بھی ان چھوٹے پیمانے پہ اس نے شروعات کر دی اور 1936 میں ہونڈا نے اپنی پہلی کمپنی ٹوکائی سیکی قائم کی، جس کا مقصد گاڑیوں کی انجن کے لیے پسٹن رنگز بنانا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پوجی اس کام میں لگا دی، لیکن بدقسمتی سے ان کے بنائے گئے پسٹن معیار پر پورا نہیں اترے۔ ٹویوٹا جو ان کی سب سے بڑی ممکنہ گاہک تھی، انہوں نے ان کی مصنوعات کو مسترد کر دیا۔ ہونڈا کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن انہوں نے ہار پھر بھی نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے انجینئرنگ کی جدید مہارت سیکھنے میں لگ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنی کمپنی کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے کوششیں کی اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ آخرکار ان کی پسٹن ٹویوٹا نے خرید لی، جو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن زندگی نے ابھی مشکلات ان کے لیے تیار کر کے رکھی تھی۔ وہ کامیابی کا ثمر زیادہ عرصہ استعمال نہیں کر پائے۔ ان کی پسٹن بنانے کی کمپنی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ دنیا میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور اس عالمی جنگ میں جاپان کی معیشت تباہ ہو چکی اور اس جنگ میں ہی ان کی یعنی سوچیرو ہونڈا کی کمپنی پہ بھی بمباری ہوئی اور اس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کمپنی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ اس وقت نہ تو جاپان کے معاشی حالات اتنے اچھے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وسائل تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی دوسرے پیسے یا دوسری سپورٹ تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کمپنی کو سیل کرنا یا فروخت کرنا ہی ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور تھوڑے ہی پیسوں میں انہوں نے وہ کمپنی بیچ دی۔ جنگ کے بعد جاپانی عوام کو سستی اور آسان نقل و حمل کے لیے سواری کی ضرورت تھی۔ ہونڈا نے اس موقع کو پہچانا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک انجن تیار کیا جو سائیکلوں پر نصب کیا جا سکتا تھا، سائیکلوں پر۔ اس سے جاپانیوں کو سستی اور تیز رفتار موٹر سائیکل جیسی سواری مل گئی، موٹر سائیکل نہیں پر لیکن موٹر سائیکل جیسی سواری مل گئی۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے جاپانی عوام کی زندگیوں کو بدل دیا اور اس سے ہونڈا کو بھی منافع ہونے لگا اور اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ پھر تقریباً 1940 یا 1946 میں ہونڈا نے ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی دنوں میں انہوں نے ایک چھوٹے سے گیراج میں کام شروع کیا۔ ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، لیکن ان کا حوصلہ ہمیشہ کی طرح بلند تھا۔ 1949 میں انہوں نے اپنی مکمل پہلی موٹر سائیکل ڈریم لانچ کی۔ یہ موٹر سائیکل نہ صرف جاپان میں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ اس سے ہونڈا موٹر کمپنی دن بہ دن ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ اس سے ان کو بہت زیادہ کافی منافع ہوا اور ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ پھر 1960 کی دہائی میں ہونڈا نے اپنی کمپنی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا۔ انہوں نے ہونڈا سوپر کیب کے نام سے ایک موٹر سائیکل لانچ کی جو دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے موٹر سائیکل بن گئی۔ آگے چل کر 1970 کی دہائی میں ہونڈا نے کاروں کی صنعت میں بھی قدم رکھا اور اپنی پہلی کار ہونڈا سوئک متعارف کرائی۔
जो कम कीमत, माहौलियाती तौर पर दोस्ताना और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल थी। उस कामयाबी के बाद होंडा ने 80 की दहाई में उसने फार्मूला वन रेसिंग में हिस्सा लिया और कई टाइटल जीत लिए। उसके बाद वो दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते चले गए और बदकिस्मती से होंडा सोचेरे होंडा 1991 में चल बसे और उसके बाद उनकी ये विरासत, उनका ये लेगेसी आज तक भी चली आ रही है। आज होंडा मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और कार बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। कंपनी की सालाना आमदनी अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। होंडा की प्रोडक्ट्स इस वक्त दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक में दस्तयाब है। कंपनी ने माहौलियाती मसाइल को हल करने के लिए जदीद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराई हैं। वो होंडा सोचेरो होंडा जो एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था, उनके पास ना तो वसाइल थे, ना ही उनके वालिदैन पढ़े लिखे थे और ना ही उन्होंने कोई अच्छी खासी तालीम हासिल की थी, लेकिन उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि वो अपने ख़ानदान और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। उन्होंने फिर उस ख्वाब के लिए अपना गांव तक भी छोड़ दिया और वो टोक्यो चलाए गए और उन्होंने फिर वहाँ पे एक वर्कशॉप में काम किया और अपनी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद और रात दिन नित नए तजर्बे करने की जो उनकी ये सलाहियत थी, उन्होंने उनको कामयाब कर दिया। अगर सोचेरो होंडा अपने गाँव में ही रहते और खुश रहते, उनके जो भी मुआशी हालात थे, उनके ख़ानदान के जो हालात थे, तो वो कभी भी ना अपनी ज़िंदगी बदल सकता था, ना ही अपने ख़ानदान की वो ज़िंदगी बदल सकता। बल्कि मैं समझता हूँ उन्होंने सोचेरो होंडा ने इस वक़्त लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, उन अपने इन मेहनत, जद्दोजहद और कोशिशों की वजह से। होंडा की कहानी न सिर्फ़ एक फ़र्द की कहानी है, बल्कि मैं समझता हूँ ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए मुअश्शल राह है जो अपने मुश्किलात के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। सोचेरो होंडा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब देखना और उनके लिए जद्दोजहद करना ही कामयाबी की कुंजी है। उनकी कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक तहरीक है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर सोचेरो होंडा एक गरीब ख़ानदान का बच्चा ये सब कुछ हासिल कर सकता है, तो हम भी ये हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।